वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। आज का टॉपिक ब्रह्मांड है। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ब्रह्मांड से हम शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे कौन? मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पूछ ले खगोलीय पिंड में कौन आता है? तो जो मंदाकिनी, तारे है, ग्रह, उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ये सब खगोलीय पिंड है। और जो संपूर्ण ऊर्जा है उसको समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब पृथ्वी को घेरने वाली जो अपार आकाश है और इस आकाश में उपस्थित जो भी खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड के साथ जो संपूर्ण ऊर्जा है, इसको समग्र रूप से यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ब्रह्मांड में कौन आता है? आकाश। आकाश के साथ ही जो भी खगोलीय पिंड है और खगोलीय पिंड के साथ जो संपूर्ण ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिणाम की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है। इसका क्रम कैसे है? मंदाकिनी बड़ी है, मंदाकिनी में ही बहुत सारे तारे रहेंगे। तो मंदाकिनी कितनी है? सैकड़ों अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी मतलब एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10 की घात 11 गुना 10 की घात 11 बराबर 10 की घात 22 कोटि की होगी। आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो जो ब्रह्मांड है, इसके प्रारंभ में तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में कौन-सा है? बिग बैंग सिद्धांत जो है, इसको सर्वाधिक मान्यता दी है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड जो है लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, इस पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन क्या है? कभी 2 नंबर में मेंस का प्रश्न बन जाए तो यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चले तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो जो प्राप्त प्रकाश है उसकी आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा। उसकी आवृत्ति में क्या है? आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहते हैं? अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर 1929 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, माउंट विल्सन वेधशाला कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में। यहाँ पर किन्होंने काम किया था? तो एडविन हब्बल ने काम किया था। उन्होंने क्या बताया था? ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार को बताकर उसकी पुष्टि की थी। किस वर्ष में? 1929 में। किस आधार पर? अवरक्त विस्थापन के आधार पर। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वो 2 निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे थे। क्या निष्कर्ष थे? सबसे पहला, ये सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा, कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग यदि v मान ले, दूरी d मान ले, तो वेग जो है दूरी के समानुपाती होगा, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू d, v इज इक्वल टू एच डी। इस सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। v इज इक्वल टू एच डी, एच कैपिटल है, बाकी v और d स्मॉल है, इसको हब्बल का नियम कहते हैं। h क्या है? नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि हब्बल का नियम दर्शाता है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, वहां पे एच को आप हब्बल नियतांक भी कहते हैं या हब्बल पैरामीटर भी कहते हैं। अब इसका मात्रक दिया है। नियतांक एच का मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड
एमपीसी और इसका मान 67 किलोमीटर प्रति सेकंड एमपीसी होता है। एमपीसी क्या है? मेगा पारसेक है। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है। सीधी सी बात है, समय का जो व्युत्क्रम है वो इसका मात्रक होगा, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाए तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन 15 गुणित 10 की घात 9 वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 गुणित 10 की घात 9 वर्ष से 19 गुणित 10 की घात 9 वर्ष के बीच होती है। नोट दिया हुआ है। जो हब्बल है उसके मंदाकिनियों के प्रतिसरण के नियम के आइजैक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियाँ इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अब मंदाकिनी की बात हमने की थी, तो मंदाकिनी क्या है? जिसे गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो मंदाकिनी अरबों तारों का, कैसे? अरब है, आंकड़ा अरब में है, अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बने रहते। तारे किसके साथ बने रहते? मंदाकिनियों के साथ बने रहते। इसके लिए चारों मौलिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है, 10 की घात 11, और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे, मतलब 10 की घात 11 तारे। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कितनी होगी? 10 की घात 22 की कोटि की होगी। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें और धूल है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि जो मंदाकिनी है वो किससे मिलकर बनी होती, तो बिल्कुल मंदाकिनी के अंदर तारे होते, लेकिन तारे के साथ ही गैस और धूल भी वहां पर मौजूद होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से और शेष 2% भाग गैस या धूल से बना होता है। 98% भाग तारों से और शेष 2% भाग गैस से या फिर धूल से बना होता है। नोट दिया हुआ है, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। एक सिंपल सा सीधा-सीधा प्रश्न बन सकता है कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मंदाकिनी दिया रहेगा, ग्रह दे दिया रहेगा या फिर तारे दे दिए रहेंगे, अन्य कोई उपग्रह ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको मंदाकिनी याद रखना। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी बहुत विशाल है, तो इसीलिए इसकी विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। मंदाकिनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी की बात करें तो प्रायः उनकी आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बाँटा गया है। किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया है? आकृति के आधार पर। कितने भाग में? 3। एक है सर्पिल, दूसरा दीर्घवृत्तीय और अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल है, 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकार की। अभी तक की ज्ञात क्यों बोला है? क्योंकि निरंतर इस पर शोध चल रहा है और अलग-अलग थ्योरीज सामने आती है, अलग-अलग खोज आती है, तो अभी तक 100% हम मान लें तो उसमें से 80% सर्पिल, मतलब सबसे ज़्यादा सर्पिल आकार की है, 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकार की है, और आकार के आधार पर ही हमने इसको 3 भागों में अभी बाँटा है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा और इससे सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियाँ दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफ़ी बड़ी होती है। हमारी मंदाकिनी कौन-सी है? तो हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला है, जिसे मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा। तो दुग्ध मेखला, मिल्की वे, आकाशगंगा है, और हमारी मंदाकिनी से सबसे नज़दीक वाली मंदाकिनी कौन-सी है? देवयानी। और जो सर्पिल आकार की मंदाकिनियाँ होती हैं, दूसरी मंदाकिनियों की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। दुग्ध मेखला, ऑन अवर गैलेक्सी द मिल्की वे की बात करें तो अवर ऑन गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी भी शामिल है, ठीक है? मतलब हमारा सौरमंडल है जो, वो किसी मंदाकिनी का सदस्य है और उस मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। तो ये ही हमारी मंदाकिनी हुई है, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। इसका व्यास कितना है? लगभग 10 की घात 5 प्रकाश वर्ष, और यह मंथर गति से चक्कर काट रही। किस गति से? मंथर गति लिखा हुआ है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे-धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे-धीरे घूमते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने क्या बोला है? जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, अपने केंद्र के चारों ओर धीरे-धीरे घूमती है, उसी के केंद्र के चारों ओर धीरे-धीरे घूमती है, और जो तारे हैं इसके केंद्र के चारों ओर धीरे-धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित, जो सौरमंडल का मुखिया है सूर्य,
वो सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य देख पाते, क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिकानुमा संरचना में अंतर्विष्ट है। तारे कैसे है? चपटी चक्रिकानुमा संरचना में अंतर्विष्ट है, जो अंतरिक्ष के अंदर 10 की घात 5 प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफी मोटी होती है, जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों की अपेक्षा उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 गुणित 10 की घात 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीयनुमा संरचना के पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। सूर्य दुग्ध मेखला सूर्य की बात करें तो जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी इसके केंद्र से बहुत दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। ठीक। तारामंडल क्या है? पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारे समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। इन तारामंडलों का नामकरण उसकी आकृति के आधार पर किया है। प्रमुख तारामंडल के उदाहरण क्या है? वृहद सप्तऋषि तारामंडल, इसमें 7 तारे हो गए। लघु सप्तऋषि तारामंडल, मृग तारामंडल, सिग्नस तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल। आकाश में कुल कितने तारामंडल है? 89। ये प्रश्न बन सकता है। आकाश में कुल कितने तारामंडल है? 89 है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस है, जिसमें कितने तारे हैं? 94। हाइड्रा में कम से कम कितने तारे? 68। यहाँ से भी 2-3 तरह के प्रश्न आपसे बन गए तारामंडल से। पहली बात तो ये कि पूर्वजों ने ये आकाश के जो तारे थे उनकी आकृति के आधार पर उनका नामकरण कर दिया है। पहला प्रश्न ये कि इसमें से कौन-सा नाम उनका नहीं है, किस प्रकार का उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख है वो देख लो। वृहद सप्तऋषि तारामंडल, इसके साथ ही लघु सप्तऋषि। उसके बाद मृग है, सिग्नस और हाइड्रा। फिर इन्होंने ये बोला है कि आकाश में कुल 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस, जिसमें कितने तारे? 94 तारे। और हाइड्रा में कम से कम कितने? 68 तारे हैं। जो बृहद सप्तऋषि नामक तारामंडल बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं, जो आसानी से दिखाई देते। आप जब गर्मियों की छुट्टी में जब बाहर सोते थे पहले के समय में, और जो दादा दादी रहते थे वो अक्सर दिखाते थे आकाश में जो सप्तऋषि तारे, मुझे लगता है हर एक बच्चे ने देखे होंगे। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहद सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमकने वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः वसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग की बात करें तो तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग तारामंडल किस ऋतु में देखने को मिलता है? शीत ऋतु में। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। सर्वाधिक भव्य तारामंडल मृग है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिसमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इन चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटलगीज नाम का तारा स्थित है। नाम है बीटलगीज। जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक एक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित होते हैं। ये जो तारामंडल है, मुझे लगता है हर किसी बच्चे ने देखा होगा आकाश में। ये जब पूरा आकाश साफ हो, बादल ना हो आसमान में, तो ये तारामंडल देखने को मिल जाता है। आगे तारों के बारे में दिया है। तो तारे क्या है? तारे खगोलीय पिंड है, जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, मतलब तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारा में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन, और 0.5% में लौह और अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के होते हैं, लाल, सफेद और नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे का जो रंग पृष्ठ है, उसका जितना टेम्परेचर, उसके अनुसार उसका रंग निर्धारित होगा।
जिनका पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं, और जिनका पृष्ठताप उच्च होता है सफेद रंग के ये तारे होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठताप अत्यधिक उच्च है वो नीले रंग के होते हैं। क्या डिफरेंशिएट किया उन्होंने? जिनका पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न है लाल रंग के होते हैं, ठीक है, निम्न ताप लाल रंग के वो हो गए, उच्च पृष्ठताप वाले व्हाइट रंग के हो गए, और जिनका बहुत अधिक उच्च पृष्ठताप है वो ब्लू रंग के होते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में बताया है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य, जो सौरमंडल का मुखिया है। और सूर्य के बाद देखा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट का तारा है। इसकी दूरी कितनी है? दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते तो 4.22 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। अल्फा सेंटोरी प्रकाश से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब सबसे पास में प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद में अल्फा सेंचुरी आएगा। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर, ठीक है, ध्रुव तारा अपवाद बताए, इसको छोड़कर रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है। प्रश्न ये बनेगा कि आकाश में तारों की जो गति है किस कारण से हमें प्रतीत होती है? तो पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन, घूर्णन की बात की है, परिक्रमण की बात नहीं की है। अपने धुरी पर घूर्णन के कारण तारों की आभासी गति हमें प्रतीत होती है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की दूरी पर स्थित है। ध्रुव तारा उसी माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों के जन्म और विकास के संबंध में अलग-अलग थ्योरीज दी हुई है, देख लेते हैं। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। जो भी मंदाकिनी है उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैस है जब घने बादल के रूप में एकत्रित हो जाती है, तो यहीं से तारा बनने का या तारे के जन्म का, उद्भव होने का जो चक्र है आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण, तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का जब बहुत अधिक संघनन हो जाएगा आकाशगंगा में, तो फिर वो क्या होगा? वो घने बादलों का रूप ले लेगा वहां पर। इन बादलों को क्या कहते हैं? ऊट बादल कहते हैं, ऊट बादल कहा जाता है। इन बादलों का ताप कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे बादलों का आकार बढ़ते जाएगा, गैस के अणुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी इनका बढ़ते जाएगा। इन गैस के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बादलों का आकार बढ़ रहा है, ये जो छोटे छोटे कण है इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है, और सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड मतलब आदि तारा कहलाता है। और इस प्रकार तारा प्रकाश, आदि तारा जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये आदि तारा होता है, तारा निर्माण की प्रक्रिया है। जब आदि तारा बनेगा तब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। जब बादल बहुत बड़ा हो गया था तो इसके अणुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, ये लगातार सिकुड़ता हुआ चला गया। अब आदि तारे से तारे के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। तो जो आदि तारा है अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है, जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में जो हाइड्रोजन परमाणु है अधिक जल्दी-जल्दी परस्पर टकराते। हाइड्रोजन परमाणु के टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलते रहती है, जिसके दौरान आदि तारे में जो आंतरिक ताप है आरंभ में मात्रक -160 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। यह अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिक के संलयन अभिक्रिया होने लगती। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयन होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते। जो हाइड्रोजन के नाभिक है 4, ठीक है, वो संलयित संलयित होकर क्या करेंगे? हीलियम का एक बड़ा नाभिक बना, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा की जो विशाल मात्रा है वो उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा
आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। और ये प्रक्रिया चलते रहेगी। तारे का क्या होता है, अपनी प्रकाश होता है, अपना ताप होता है, अपनी ऊर्जा होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु के संलयन होने से हीलियम का एक परमाणु बनता है। तो ये तारा बनना किस क्रिया पर आधारित है? कुल मिलाकर परमाणु संलयन की क्रिया पर आधारित है। तारे के जीवन का अंतिम चक्र देखें तो अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल या दानव प्रावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न होती है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा बनाता है, जो अंतोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। ये तारे की नष्ट होने की अवस्था है। एक अगली कंडीशन है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक है तो उससे बना जो रक्त दानव तारा है अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करता है और विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण छिद्र बन जाता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। सभी पल्सर न्यूट्रॉन तारे हैं, लेकिन सभी न्यूट्रॉन तारे आवश्यक रूप से पल्सर नहीं है। पल्सर बहुत तेजी से घूमते हैं और इनका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही मजबूत होता है। यह रेडियो तरंगे और अन्य विकिरणों से किरणें उत्सर्जित करते हैं। किरणों उत्सर्जित करते हैं। हम इसका पता केवल तभी लगा सकते हैं जब किरणें पृथ्वी की ओर इंगित हो, और ऐसे और भी पल्सर हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। यहाँ रक्त दानव प्रावस्था के बारे में बताया है। आरंभ में क्या है, तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रिया बंद हो जाने के कारण क्या होगा, तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपनी निजी गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा। लेकिन बाहर का जो बाहरी आवरण है उसमें कुछ हाइड्रोजन बची रहती है। तो जो संलयन अभिक्रिया है वो संलयन अभिक्रिया करके ऊर्जा विमुक्त करते रहती है, लेकिन बहुत तीव्र इसकी तीव्रता कम हो जाती है। धीरे धीरे वो प्रक्रिया होती है। इन सभी परिवर्तन के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसके प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन हो रहा है, लेकिन बाहरी भाग क्या है, बाहरी भाग बैलेंस करने के लिए प्रसारित हो रहा है। तो अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाह्य आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्तदानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब तक इतना बड़ा हो जाएगा कि अंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी को भी निगल पाएगा। तारा रक्तदानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, कि इस अवस्था में यह नितांत अस्थायी रहता है। श्वेतवामन तारे के निर्माण के बारे में देखेंगे तो जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा। केवल उसका जो क्रोड भाग है वो बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण जो क्रोड का ताप है अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिक की संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हीलियम भारी तत्व जैसे कार्बन में परिणत हो जाएगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़ी ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी तो तारे का क्रोड अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन क्या है, एक मृत तारा है क्योंकि संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन हो जाएगा। जो श्वेत वामन तारा है उसका घनत्व 10,000 किलोमीटर
किलोग्राम प्रति घन मीटर। एक धुंधले श्वेतवामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। जो धुंधले श्वेतवामन तारे है, सीरियस नामक एक चमकीला तारा है, उसके निकट देखा गया है। बस अंतिम पड़ाव में है अभिनव तारे और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम जो क्रोड है, उसके संकुचन से विमुक्त नाभिक की ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न करती है। यह विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इससे क्रोड का संकुचन होते रहता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला, उसमें न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10 की घात 8 लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना और त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ये क्या होते हैं? अदीप्त होते हैं और सीधे तौर पर इन्हें नहीं देखा जा सकता। घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहते हैं। पल्सर किसे कहते हैं? जो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, उसे पल्सर कहा जाता है। प्रश्न छिद्र क्या है, जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं? न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसका कितना द्रव्यमान होगा। अनुमान के अनुसार बाहरी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या R इज इक्वल टू 2gm/c², जहाँ c क्या है? प्रकाश की चाल है, और जिस गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये प्राप्त कर ले, तब वह कृष्ण छिद्र बन जाता है। सर्वप्रथम जो मिशेल थे, इन्होंने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों में प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते, वे देखे नहीं जा सकते। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। नोट दिया हुआ है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा वी कैनिस मजोरिस है। यह तारा हमारे सूर्य से कम बड़ा है। यह तारा हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही एक है। जो वैज्ञानिक उपकरण है, अगली क्लास को प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।